आजकल हम लगभग किसी भी चीज को आराम से हासिल कर लेते हैं जो हमारे चंचल मन पर काबू कर लेती है और हमारे इंटरनेट भाई साहब तो खरीदारी के अजीबोगरीब चीजों से भरे पड़े हैं। इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की बहुत सारी आम चीजों पर नजर डालेंगे जिनकी शुरुआत काफी अनोखी और बहुत ही अजीब किस्म की थी मेरे भाई। इन भयानक टूथब्रश से लेकर ऑस्ट्रेलियाई लोगों के व्हेल के शवों के अंदर बैठने की कुछ वजहों तक में आपका दोस्त वक्त के साथ आपको सब कुछ बता देगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम उन सभी चीजों की खोज करते हैं जिनका आप कभी भी हमारे लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। घोड़े बेच के सोना अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप सच में आरामदायक बनाना चाहते हैं तो वो है आपका तकिया, है ना। आखिरकार हम अपने जीवन काल में लगभग 33 साल यूं ही बिस्तर पर सोकर की तो बिताते हैं, इसलिए हमारे लिए एक अच्छा तकिया होना काफी फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। हालांकि इस वीडियो में और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा, पर ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज आराम करने को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, तो ये उनके आराम फरमाने का इकलौता प्यारा तकिया था। क्या मेरे भाई, है ना कमाल का। कंक्रीट से बने ये स्लैब जिनका कोमलता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, इनका इस्तेमाल बस सिर को जमीन से थोड़ा ऊपर रखने के लिए किया जाता था ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा कान नाक या मुंह में पार्टी करने के मूड न बनाकर चला जाए। पुराने जमाने यानी आज से लगभग 7000 ईसा पहले मेसोपोटामिया की शुरुआत में सिर्फ राजा महाराजा ऐसे अमीर लोगों को ही इजाजत मिलती थी कि वो इस शानदार चट्टान पर अपना सिर टिकाएं। यार इन काम करने वाले किसानों को तो बहुत ज्यादा जलन होती होगी, है ना। तो कुछ इस तरह की सोच इजिप्शियंस ने भी अपनाई थी, लेकिन फर्क ये था कि उनके तकिए ज्यादातर लकड़ी और हाथी के दांत जैसी चीजों से बने रहते थे। देवताओं की मूर्तियों को भी तकिए के डिजाइन में तैयार कर देते ताकि बुरी बलाओं से भी बचा जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ हर तरफ ऐसे राक्षस भरे पड़े हैं जो कि आपको बिल्कुल भी चैन से कहीं पर भी सिर टिकाने नहीं देंगे। और आखिरकार ग्रीक्स और रोमन्स ने बढ़िया समझदारी दिखाई। उन्होंने कपड़े को एक ठेले में तब्दील कर दिया जिसे कॉटन, रीड्स और स्ट्रॉ जैसे सामान से भर दिया, और जिसको शायद हम लोग एक अच्छा नरम तकिया मान सकते हैं। हालांकि इन चीजों के नरम होने के कई कारण हैं, कोई भी समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा भाई। जबकि आर्ट वर्क और मूर्तियों में अक्सर नरम तकिए जैसी चीजों को दिखाया गया है जिस पर वे आराम कर रहे हैं, पर यह सिर्फ 19वीं शताब्दी तक सीमित नहीं रहा। विक्टोरियन एरा के दौरान ये तकिया होना और इस्तेमाल करना घर में आम हो चुका था। इंडस्ट्रियल के इस बदलाव का बहुत बहुत शुक्रिया। तकिए को अब बहुत ही आराम से बनाया जा सकता है। नरम कॉटन और पॉलिस्टर के इस्तेमाल से 20वीं शताब्दी में तकियों को एक बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गए थे। इतना किफायती कि अब ये न सिर्फ आराम करने के बल्कि सजावट के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसीलिए नए किस्म के बेहतरीन डिजाइनदार तकिए बनते जा रहे हैं। एक समय की वेल। अब हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे लिए कई सारे जख्म और दर्द से जूझना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन वे तुरंत एक दवा की दुकान पर जाकर खत्म नहीं होते। और आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि 65 मिलियन अमेरिकी लोग ज्यादातर पीठ के भयानक दर्द से परेशान हो गए हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास दर्द भरी पीठ को राहत देने के लिए अलग अलग किस्म के लोशन और दवाइयों का भंडार मौजूद है। आइए, आईसी हॉट नाम की दवाई हमारी स्किन को पहले ठंडा और फिर गर्म महसूस कराकर कुछ देर के लिए हमें दर्द से राहत पहुंचा सकती है, जो दर्द का एहसास कराने से हमारा ध्यान भटकाती है। लेकिन इससे पहले लोग पेट दर्द और जोड़ों के आराम के लिए क्या क्या करते थे, जब कोई ऐसी दवाई थी नहीं। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग असल में इसका उत्तर जानना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि कई महान कहानियों में होता है, ये कहानी भी नशे में धुत कुछ दोस्तों के साथ में शुरू होती है। 1890 के दशक के दौरान ईडन के वेलिंग शहर में कुछ ऑस्ट्रेलियाई लोगों का एक ग्रुप समुद्र तट पर पीने का इंतजाम करके मजे ले रहा था। तभी वो रास्ता पार करते हुए एक मरी हुई वेल से टकरा गया और बिना किसी वजह से उस ग्रुप का एक आदमी उसी मरी हुई वेल के एक सड़े हुए छेद में कूदने की कोशिश करने लगा और अंदर चला गया और कुछ समय के लिए बाहर नहीं निकला। और आखिर में जब वो कुछ समय के बाद वहां से बाहर निकला तो उसके साथ एक अजीब घटना हुई। उसने बताया कि उस बासी वेल में कुछ देर रहने से उसके साथ एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जिससे उसके जोड़ों का दर्द ठीक हो गया। और इस घटना के बिल्कुल तुरंत बाद लोग दूर दूर से अपने जोड़ों का दर्द, ऐंठन और शहर में मरी हुई इस वेल के पास दवा कराने के लिए आने लगे। फिर लोगों ने इन वेल का शिकार खास तौर पर इस मकसद के लिए कर रहा कि ये इनके दर्द को ठीक कर देगी और उनमें छेद बनाकर उसके अंदर इन जोड़ों के रोगियों को डालने लगे। जितना ज्यादा समय इन छेद में रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग तो इस बदबूदार शवों में 30 घंटे बैठकर अपना इलाज करवाते। तो भाई साहब, ये तो पक गए होंगे, है ना। और ये सब कुछ किसी नशे में धुत आदमी की चमत्कार का कमाल है। ठीक, वैसे तो ये काफी अजीब है, पर उम्मीद है कि इस अजीब किस्म के इलाज का कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा। चलो इसके बारे में इस तरह से सोच लेते हैं। आईसी हॉट दवा या गर्म स्नान से दर्द से आराम शरीर को गर्म होने की वजह से मिल जाता है। गर्मी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने में मदद करती है, जो हमारी मांसपेशियों को ढीला करती है और उन्हें ऑक्सीजन की और खुराक पहुंचाती है, दर्द से आराम दे सकती है। यहाँ तक कि 2018 में एक सर्वे से पता चला है कि सोना स्नान उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो गठिया जैसे कहीं दर्द से परेशान है, जैसे जोड़ों में दर्द या सूजन। तो असल में इस सड़ी हुई वेल के अंदर पैदा होने वाली गर्मी इन छेद में भरे हुए जोड़ों के रोगियों पर कुछ इसी तरह मैकेनिज्म का असर करती है, जिनमें इनकी मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर के जोड़ों और दर्द और सूजन से राहत मिलती है। लेकिन क्या मैं आपको ऐसा करने की सलाह दूंगा? बिल्कुल नहीं। और मुझे यकीन है कि दुनिया की सारी वेल्स भी इस बात से सहमत होंगी। आइए इस आईसी हट को इस्तेमाल करके एक अच्छे गर्म स्नान से इस दर्द की इलाज कर ले।
एक्स्ट्रा एनर्जी। यदि आप एक तुरंत थक जाने वाले या सिर्फ पेट की गड़गड़ाहट का आनंद लेने वाले इंसान हैं तो ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स आपके लिए बढ़िया सहारा है मेरे भाई। बेशक उनकी कैफीन की मात्रा आपकी मुश्तैदी बढ़ा सकती है, लेकिन लिमिटेड मात्रा से ज्यादा कैफीन का सेवन यानी 400 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन आपके शरीर में और भी खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकती है, जैसे कि धड़कन बढ़ना या कम होना, दौरे और कभी कभार तो मौत भी हो सकती है भाई। लेकिन आम बात है कि अगर आप ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना तो आपका मरना तो पक्का ही है मेरे भाई। एनर्जी ड्रिंक बनाने का विचार काफी सदियों से चलता आ रहा है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो रोमन सारथी असल में बकरी के पूप को पीसकर विनेगर के साथ गर्म करके एक स्वादिष्ट एनर्जी ड्रिंक तैयार करते थे। मगर ये वास्तव में काम करता है या नहीं मैं आपको ये पता लगाने के लिए पूरी छूट दे रहा हूँ। लेकिन बूस्ट जूस की असली शुरुआत 1918 में हुई थी, जब अमेरिकी आविष्कारक और सेल्समैन विलियम बेली ने रेडी थोर नाम का एक मसाला तैयार किया था। उनका ये चमत्कारिक फॉर्मूला न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है बल्कि ये ड्रिंक कई बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, जैसे आपकी नपुंसकता। लेकिन असल के ये चमत्कारी फॉर्मूला था क्या? तो अगर आसान भाषा में हम कहें तो ये एक रेडियम एलिमेंट में पानी में घुला हुआ होता था। अगर आप रेडियम के बारे में नहीं जानते तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो एनीमिया, मोतियाबिंद और कैंसर का कारण है, और इसका सेवन करने से इंसान की हड्डियां धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। हालांकि ये केमिकल एलिमेंट आमतौर पर हमारी धरती पर तो मौजूद है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में इसका सेवन करने से कोई खासा नुकसान नहीं होता। तो पूरी बोतल एकदम से गटक जाना जानलेवा हो सकता है मेरे भाई। लेकिन जनाब हमारा बेली भाई साहब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुका। इसके ज्यादा सेवन करने के नुकसान से बिल्कुल अनजाना था। उसे इस बात पर विश्वास था कि रेडियम से अल्फा पार्टिकल्स की शक्ति से लोग एनीमिया, कैंसर, डिप्रेशन जैसी कई अन्य बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। पर ये जनाब गलत थे। 1972 में एबेन बायर्स ने अपना हाथ घायल कर लिया और डॉक्टर ने उसे रेडिथोर सेवन करने का सुझाव दिया, और जल्दी उसने एक दिन में 2 बोतल तक पूरी तरह से गटकना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि इससे उसे टोन्ड अप फीलिंग मिलेगी। 1930 में उन्होंने अपने 3 साल की इस लंबी यात्रा को समाप्त कर दिया, लेकिन पहले ही लगभग 1400 बोतलों को गटकने के बाद वक्त गुजर चुका था। रेडियम की वजह से उन्हें बोन कैंसर हो गया था, जिसके चलते उनके दांत और हड्डियां धीरे धीरे खराब होने लगी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना आधा जबड़ा भी खो दिया था और उनकी खोपड़ी में एक छेद हो गया था। आखिर 1932 में 51 साल की उम्र में उस रेडिथोर की आदत ने एबेन बायर्स को अलविदा कह दिया, जैसे अनगिनत अन्य लोग जिन्होंने उस घातक एनर्जी ड्रिंक को खरीद लिया था। इसलिए सभी बातों पर विचार करने के बाद मुझे लगता है कि हाई लेवल कैफीन, चीनी और टॉरिन का असर आजकल की एनर्जी ड्रिंक्स में इतने बुरे नहीं है। मैं निजी तौर पर एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता, मुझे अपनी सारी ऊर्जा आप लोगों के मनोरंजन करने से मिल जाती है। तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी एनर्जी को और ज्यादा बूस्ट करके ये बता दें कि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, और हाँ, एक लाइक और सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा देना भाई। भौं के लिए वेग। अंदाज बदलता रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान की सोच और सुंदरता की खोज घमंड के साथ कम जुड़ी हुई है और विकास में थोड़ी ज्यादा है। हम एक अपने मनपसंद साथी की इच्छा रखने और अपने अवसरों को बढ़ने के तरीके खोजने के लिए विकसित हुए। अच्छी सेहत और सुंदरता की पाने के लिए कॉस्मेटिक हमारे लिए इसमें मदद का जरिया लगभग 6000 सालों से है, प्राचीन इजिप्शियंस के जमाने से। और आज की कई महिलाओं की तरह हमारे प्राचीन इजिप्शियन दोस्त भी अपनी भौहों को लेकर काफी संजीदा थे। सच में पुरुष और महिलाएं भगवान होरस को श्रद्धांजलि के रूप में कार्बन और ब्लैक ऑक्साइड के साथ अपनी भौहें बढ़ाते थे, लेकिन वक्त के साथ भौहों की खूबसूरती की अच्छी स्टेटमेंट बन गई और 1920 के दशक में आईब्रो पेंसिल के आविष्कार के साथ लोग अपनी भौहों को लेकर और ज्यादा रचनात्मक हो गए। लेकिन मनमोहक भौहें इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिलती, जिसका इतिहास गवाह है। एक समय पर आपको अपना मेकअप तस्वीरों में बदलना पड़ता था। 18वीं शताब्दी में जॉर्जियाई ब्रिटेन के नागरिकों का मानना था कि भौहें जितनी बड़ी होंगी औरत उतनी गोरी होगी, इसलिए उन्होंने हर बार अपनी भौं की गारंटी के लिए बेवकूफ बनाने का तैयार किया तरीका। ये बेहद आसान था। आपको बस इतना करना था कि एक चूहे को पकड़कर उसकी खाल उतारें, उसकी खाल को भौं के आकार में काटें और अपनी भौं पर चिपका दें, और भैया बैम बैम आप हॉट टू ट्रॉट दिख रहे हैं। यहाँ तक कि आयरिश कवि जोनाथन स्विफ्ट ने 1731 में लिखा था, उसकी भौहें एक चूहे की खाल से दोनों तरफ कला के साथ चिपका दो। माफ कीजिएगा, बहुत ही सुंदर था। वैसे भी जो लोग अपनी भौहों के घनेपन से कम चिंतित हैं वे बस एक लौंग के सिरे को जला सकते हैं, जिससे एक बेहतरीन आईब्रो पेंसिल बन सकती है। इसके अलावा इसका मतलब ये था कि आपको अपने चेहरे पर एक मरा हुआ चूहा घुमाने की जरूरत नहीं है। द ग्रीन मॉन्स्टर। एक घर अपनी किसी खास पहचान के बिना घर नहीं लगता। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि गुफाओं के लोगों ने भी 5000 साल पहले अपनी गुफाओं के अंदर जगह को रोशन करने के लिए पेंट किया था, जिसमें ग्राउंड अप किए गए मिनरल्स और थूक या जानवरों की चर्बी के साथ पत्थरों का उपयोग किया गया था। वॉलपेपर को हम इसके साथ पीछे लेकर लगभग 200 ईस्वी पूर्व पुराने माना जा सकता है, जब प्राचीन चीनी चावल के पेपर को अपनी दीवारों पर चिपकाकर उन्हें खूबसूरत बनाया करते थे। लेकिन कोई इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि कोई मासूम इंटीरियर डिजाइन जानलेवा हथियार भी बन सकता है। इंडस्ट्रियल बदलाव के कारण फिर से धन्यवाद। विक्टोरियन इंग्लैंड की जनता घर के विचार को अपनाने में बिल्कुल तैयार थी और घरों को
ट्रिंकेट और सजावट को एक खजाने में बदल दिया गया और सजावट को एक ऊंचे स्तर पर ले गए। लेकिन इस सारी हलचल के बीच एक घातक हरा राक्षस दुबक गया और जिसका प्यारा नाम शेहल्स ग्रीन रखा गया। 1775 में स्वीडिश केमिस्ट कार्ल शेहल के हरे पिगमेंट की एक चमकीली छाया बनाई गई जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा। बहुत बढ़िया। ये हरा जानवर आखिरकार इस कलाकारी को विक्टोरियन इंग्लैंड तक ले जाएगा, जहां इसका इस्तेमाल वॉलपेपर बनाने के लिए किया जाएगा, वो भी एक माना जाने वाला प्रसिद्ध कपड़ा डिजाइनर विलियम मॉरिस द्वारा। सिर्फ इस कीली के इस हरे रंग में एक गुप्त चीज थी जिसका नाम आर्सेनिक है। अब इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आर्सेनिक इस दुनिया में मिलने वाली सबसे जहरीली चीजों में से एक है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि विक्टोरियाई लोग आर्सेनिक की इस बात से बिल्कुल बेखबर थे? वे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उनका मानना था कि जब तक कोई वॉलपेपर नहीं खाएगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, है ना? वो कितने गलत थे। सच्चाई ये थी कि नमी और वॉलपेपर के साथ चिपकने से ये एक भयानक भाप छोड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि भाप सांस लेने के दौरान हमारे अंदर जा सकती है और हमारी स्किन से भी। कुछ ही वक्त में आर्सेनिक का जहरीला असर से हमें पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे कई रोग हो सकते हैं। लेकिन लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से, जैसे मुझे नहीं पता था, इसे अपने पूरे घर में इस्तेमाल करने से बहुत ही अजीब परिणाम आ सकते हैं, जैसे काली त्वचा, दिल का रोग और कई किस्म के कैंसर भी हो सकते हैं। तो ये केवल कुछ समय पहले की बात है जब कई महिला और पुरुष आर्सेनिक की इस खासियत के लिए धन्यवाद किया गए। ये सब उनके घर की सजावट की वजह से होता है। ये सच में शीले हरे रंग को मारने का रंग बना दिया गया। लेकिन इस सभी नुकसान के बावजूद एक मशहूर कपड़ा बनाने वाले लोगों ने लगभग 1880 तक इसका उपयोग करना जारी रखा और शुक्र है कि आजकल इस्तेमाल होने वाला ग्रीन पिगमेंट नॉन टॉक्सिक चीजों से बनाया जाता है, जैसे कि मालाचाइट, कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जिसका मतलब है कि वॉलपेपर घास वास्तव में आजकल के दिनों में काफी हरी है और इसके असर से आपके मारे जाने की संभावना भी बहुत कम है। मरे हुए आदमी के दांत। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि एक चमचमाती मुस्कुराहट किसी भी इंसान की खूबसूरती को बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि कुछ लोग हमारे दांतों की तुलना मोर की पूंछ से भी करते थे। सेहत और जेनेटिक खासियत का इस्तेमाल अपने पसंदीदा साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, और जबकि आजकल के डेंटिस्ट एक लापता दांत को आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन बीते जमाने में लोग भीख मांगेंगे, उधार लेंगे और इसके लिए शहीदी चोरी भी करेंगे। चीनी से बनाई जाने वाली बहुत सारी मिठाइयाँ इसकी बढ़ती पसंद के कारण 18वीं शताब्दी में अमीर यूरोपीय और अमरीकी लोग मीठी चीजों का इस्तेमाल लगभग हर खाने में करने लगे। चीनी खाने की इस नई तेजी से बढ़ती भीड़ की वजह से कुछ कड़वे और भयानक परिणाम हमारे सामने आने लगे, जैसे लोगों के दांतों में सड़न। ये मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। हाथी का नकली दांत बनाना एक अच्छे उपाय की तरह लग रहा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद आखिरी नकली दांत भी सड़ जाएंगे। यहाँ तक कि एक आम में था कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने लकड़ी के नकली दांत पहने थे, जो कि एक उपाय था, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास वास्तव में हाथी दांत के डेंचर थे, जो इतने भद्दे और दागदार थे कि वे देखने में लकड़ी जैसे दिखते थे। इसलिए एक बेहतर विकल्प के बिना लोग ये सोचने लगे कि असली इंसानों के दांतों की तुलना में दांतों को बदलने से बेहतर और क्या हो सकता है मेरे भाई। ये तस्वीर इस सोच के साथ तब सामने आई जब 50,000 नौजवान और स्वस्थ लोग वाटरलू की भयानक लड़ाई में मारे गए थे, जो कि 1815 में नीदरलैंड के मशहूर शहर बेल्जियम में हुई थी। पीछे साफ सफेद दांत छोड़कर जो लोग इनके शरीर से निकलने के लिए तैयार बैठे थे, इसलिए हाथ में प्लाई लेकर लोग इनके मरे हुए शरीरों से दांत निकालने लगे और नकली दांत बनाकर इस्तेमाल करने लगे। बुरी बात यह है कि आखिरकार ये दांत भी सड़ जाएंगे, और तो और ये डेंचर इतने महंगे थे कि इन्हें बनाने में 6 सप्ताह तक का समय लग जाता था, और इन्हें वन साइज फिट्स ऑल के हिसाब से लेकर बनाया गया। ये पता लगाने के लिए कि एक जीनियस की जरूरत नहीं है कि एक आकार सभी के लिए बराबर नहीं हो सकता, जिसका मतलब है कि ये डेंचर पहनने के लिए काफी बेहिसाब दर्दनाक थे। कुछ वक्त के बाद यानी 1840 के दशक में एक किस्म का रबर, जिसे वल्केनाइट के रूप में जाना जाता है, उसका उपयोग किया जाने लगा। इस रबर के बने डेंचर को इस तरह तैयार किया गया कि इसका इस्तेमाल करके खाने में बहुत आसान, अधिक आराम मिलने लगा, और ये काफी टिकाऊ भी था, जिसका अर्थ है कि वे पूरे जीवन भर चल सकते हैं। लेकिन फिजिकल आराम देने वाले इन रबर डेंचर के अलावा अभी भी हालत ये थी कि लोग फिर भी अक्सर पुराने मरे हुए लोगों की खोपड़ियों से दांत निकालकर इस्तेमाल कर रहे थे। सौभाग्य से आजकल के बन डेंचर एक्रिलिक और चीनी पोर्सलिन से बनाए जाते हैं, जो कि दांतों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उन दांतों के बारे में परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले मालिक वापस आकर आपका डेंचर बिल्कुल नहीं छीनेंगे। सख्त ब्रश। आजकल हमारे पास इन ज्यादा चीनी वाली चीजों के नुकसान से बचने के काफी सारे तरीके हैं, जिसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, जैसे कि ये हाई क्वालिटी वाली टूथपेस्ट और टूथब्रश जो कि बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन दांतों को साफ करने के तरीके के लिए हम किसके एहसानमंद हैं, जो कि एक आम टूथब्रश है। खैर, टूथब्रश बनाने और इस्तेमाल करने का आविष्कार सबसे पहले लगभग 350 ईसा पूर्व बेबीलोन के एक पुराने शहर में हुआ था। बेबीलोन के लोग दांतों की सफाई के लिए इस चीज का इस्तेमाल करते थे, जिसका नाम च्यूस्टिक था, जो एक टहनी जैसी थी, जो आमतौर पर एक खुशबूदार पेड़ की होती थी, जिसके एक सिरे पर भुरभुरा
खुरदरापन होता था और ब्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने के टूथब्रश आज के इस्तेमाल किए जाने वाले टूथब्रश से बिल्कुल समान है, जो कि मेड इन चाइना टूथब्रश कंपनी के बने हुए थे, जिन्हें चीनी टैंग राजवंश के दौरान बनाया गया था। लगभग 618 और 907 सी के बीच के समय में ये टूथब्रश लगभग आज के टूथब्रश के जैसा ही दिखता था, सिवाय इसके कि इसका हैंडल हड्डी या बांस से बना हुआ था और इसके ब्रिस्टल जंगली सूअरों के बाल से बने होते थे। चीनियों ने एक अपना टूथपेस्ट बनाने का भी आइडिया रखा, जो कि पोरिया फंगस को पीस कर एक गाढ़ा पेस्ट बनाने का था। बात जब 1770 की करें तो एक ब्रिटिश आदमी जिसका नाम विलियम एडिस था, उसे दंगे भड़काने के मामले में लंदन की जेल में डाल दिया गया था। और मुझे विश्वास है कि आप सोच रहे होंगे कि इसका टूथब्रश से क्या लेने देना है। दरअसल बात ऐसी है कि विलियम जेल में रहते हुए अपने दांतों के रोग को चारकोल से साफ करके थक चुका था, इसलिए उसने अपना टूथब्रश बनाया, जो उसने अपने खाने में मिली हड्डी और सुअर के बालों से बना था, जो उसने किसी तरह सिक्योरिटी गार्ड से हासिल कर लिए थे। तो अपनी रिहाई के बाद 1780 में विलियम ने एडिस नाम की एक कंपनी बनाई, जहां उसने अपने टूथब्रश बनाने के विचार को आगे बढ़ाया और घोड़ों के बालों से बने टूथब्रश को बेचने में खूब सफलता भी हासिल की। बहुत सालों बाद 1930 में नायलॉन का आविष्कार हुआ, जो सच कहें तो काफी ज्यादा कारीगर और इसके ब्रिस्टल हाइजीनिक भी साबित हुए। जब हम इनकी तुलना जंगली और सुअर और घोड़ों के साथ करें तो साथ ही साथ इसमें प्लास्टिक हैंडल का इस्तेमाल भी किया गया, जो कि काफी आरामदायक और वाटर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक भी है, जिसकी वजह से आज भी नायलॉन ब्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप आज भी सच्चे विंटेज का एहसास कराना चाहते हैं तो अपने प्लास्टिक टूथब्रश को झाड़ू के साथ बदल लें। स्किन पर जलन सबसे ज्यादा खुद के शरीर को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हमारा प्यारा प्रोडक्ट सनस्क्रीन है। हालांकि सूरज हमारे लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है और जो हमारे बोन्स, दांतों और मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें न केवल हमारी स्किन को जलाती हैं, बल्कि स्किन कैंसर का भी खतरा बन सकती हैं। सनस्क्रीन हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर हमारी स्किन को खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। लेकिन ये तो बस आजकल इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोडक्ट है। हालांकि सनस्क्रीन का आविष्कार 1940 में किया गया था, तो फिर उससे पहले लोग अपने शरीर को, स्किन को अल्ट्रावायलेट से कैसे बचाते होंगे? कभी सोचा इस बारे में? इजिप्ट दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक तो है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इजिप्ट के लोगों को सूरज की गर्मी से बचने के लिए उपायों की जरूरत रही होगी। दरअसल इस जमाने में इजिप्ट के लोग अपनी स्किन को बचाने के लिए चावल, जैस्मीन और लूपिन के लेप को अच्छी तरह से धोते थे और ये सारी चीजें आज भी सनस्क्रीन बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। इजिप्ट के लोग अपने जमाने के जीनियस होने के बावजूद भी एक सूरज से बचने के लिए सामने लाए जो इतना कारीगर साबित नहीं हो पाया। ये बात है 1920 की। ये कोई नई चीज तो नहीं थी। ये एक स्विमिंग मास्क है जिसका अपना पूरा सर इस धूप से बचने के लिए बनाया गया। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये एक बैंक लूटने का काम जरूर आएगा, वो भी रात के 3 बजे। लेकिन 4 बजे एक पूल पार्टी तो करनी थी भाई। अंडे जैसा सर। अपने बालों को हाइजीनिक रखना एक निजी पसंद हो सकती है, क्योंकि बालों को रोजाना शैम्पू या कंडीशनर से धोने के लिए जरूरी नहीं है कोई मेडिकल वजह हो। लेकिन शैम्पू से आप गंदगी, बदबू और ऑयली बाल जैसी समस्याओं से बचने के लिए हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू या कंडीशनर अपने बालों से साफ कर सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि शैम्पू का आविष्कार इस दुनिया में सिर्फ 90 साल पुराना है? तो ऐसे शैम्पू जैसे आविष्कार से पहले लोग अपने बालों को साफ करने के लिए कौन सा अजीब तरीका अपनाते होंगे? चलिए जानते हैं। मिडिल एजेस के दौरान लोगों को रोजाना नहाना बहुत ही अजीब लगता था, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये शरीर की सेहत का नुकसान लगता था। लेकिन जब कभी वो नहाने का चाय बनाते थे तो वो अपने बालों का खास ख्याल रखते थे। ज्यादातर औरतें, उस समय की औरतें, अपने बालों को एक अजीब चीजों के बने मिक्सचर से धोती थी। एक मशहूर चीज जिसका नाम विनेगर है। इसकी खुशबू शायद ये आपको सूंघने में अच्छी लगे, लेकिन साइंस ने साबित किया है कि विनेगर से आपके बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। पुराने जमाने में इटालियन औरतें अपने बालों की सफाई के लिए उसको साबुन से धोती थी, पर बाद में उन्हें बेकन की चर्बी से उसको धो लिया करती थी, जिससे बालों में एक शानदार चमक और काफी मजबूती मिलती थी। जिसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वो एक डैनी बुकू ज्यादा और एक खूबसूरत औरत कम लगती होंगी, है ना। बात जब अमेरिका की 19वीं सदी की आई है तो वहां भी एक अपनी तरह का अनोखा तरीका बालों को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। गोडी की लेडी किताब एक अमेरिकी औरत की मैगजीन, जिसमें सुझाव दिया गया कि वो अपने सर पर एक अंडा कम से कम हर महीने फोड़े। बिल्कुल भी ऐसा करना भूले नहीं। वे अंडे की चिपचिपी झाग को अपने बालों में लगाते थे और फिर अपने बालों को अच्छी तरह से पानी से धो लेते थे। काफी अजीब है ना। लेकिन ये पूरी तरह से सिर्फ नट्स नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक नायोग तरीका अपनाया। क्या बात है। अंडे में पाए जाने वाले काफी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी, विटामिन ए और साथ ही विटामिन डी, ये सब न्यूट्रिएंट्स बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो कि बालों के फॉलिकल में इस तरह से अंडे में मौजूद न्यूट्रिएंट्स डालकर बालों को काफी हद तक मजबूत बनाते हैं और बालों को गिरने से बचाते हैं। भाई मुझे आप सभी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन अंडे की इस चर्चा ने मेरी भूख जरूर बढ़ा दी है। आजकल के शैम्पू में इतने सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जितना हमारे ब्रेकफास्ट खाने में भी नहीं होते। ज्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट और कोकामिडो प्रोप्याल बीटेन आपके बालों को वाकई में काफी घना, मजबूत और काफी चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे आपका सैंडविच खाने के लिए नहीं बनाया जा सकता।
घर में बना माउथ वॉश। अगर आप अभी ढूंढने लगेंगे तो गूगल आपको इस बात का पूरा भरोसा करा देगा कि सबसे पहले एक माउथ वॉश साल 1879 में डॉक्टर जोसेफ लॉरेंस ने बनाया था। लेकिन सच तो यह है कि इस तरह की चीज़ें काफ़ी सालों से अलग प्रकार से बनती आ रही हैं और जो काफ़ी अजीब तरह से बनी हुई हैं। यहाँ तक कि प्राचीन समय की रोमन्स इस बात का दावा करते हैं कि उनका अपना एक पर्सनल माउथ वॉश का फाउंटेन है। इस बात में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि रोमन लोग दुनिया के कुछ सबसे बड़े आविष्कार और बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि मॉडर्न प्लम्बिंग, एडवोकेट्स और रोमन गिनती। मुहा चीफ के केस। लेकिन इनके सारे आविष्कार के आइडियाज इतने पॉपुलर नहीं थे। इसको समझने के लिए चलिए आपको सफाई करने के कुछ तरीके से वाकिफ कराते हैं। अगर आप अपनी सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो एक चीज़ आपको हर जगह दिखाई देगी, जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया गंदगी और ग्रीस को निकालने के लिए काम करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक है, इसलिए इसे दागों को हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमोनिया और कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। और कीटाणु को मारने की दवा और डिटर्जेंट के आने से पहले रोमन्स ने इस पीली चीज़ का खूब इस्तेमाल किया, और वो भी इस हद तक कि वो सड़कों पर जार रखते थे ताकि लोग आकर बिना किसी परेशानी के इनमें आराम से अपना मूत्र विसर्जन कर सकें। इसके भर जाने के बाद इन जार में जमा माल को फ्लोनिका में ले जाया जाता था, मतलब कि लॉन्ड्री में गंदे कपड़ों के ऊपर डाल दिया जाता था, और कोई बेचारा धोबी कहाँ उससे कहते थे कि फिर से घूम घूम कर गंदे कपड़े लाए और उसको धोए। लेकिन इसका माउथ वॉश से क्या लेना देना है मेरे दोस्तों? तो जरा सोचिए, क्या इतना बुरा नहीं है कि वे लोग अपने कपड़ों को धोने के लिए पेशाब का इस्तेमाल करते थे? उनको भी ऐसा लगता था कि ये चीज हमारी हंसी को भी चमकदार बना सकती है, तो रोमन्स रोजाना सुबह उठकर अपने दांतों को चमकदार बनाने के लिए अपने मुंह से आराम से गुड़गुड़ाते थे, जैसे कि ये कोई नई चीज है, कोई लिस्ट्रीन का रिप्लेसमेंट। पर यह तरीका कुछ हद तक ही चल पाया। हालांकि अमोनिया एक असरदार ब्लीचिंग एजेंट है और आपका मूत्र इसमें काफी मात्रा में भरा हुआ है, तो वक्त के साथ साथ आपके दांतों को भी चमकदार बना सकता है। लेकिन तब तक आप इसका इस्तेमाल करके इसकी खुशबू को बर्दाश्त कर पाते? ये काफी अजीब है भाई। शुक्र है कि आज के दिनों में बनाए जाने वाले माउथ वॉश में ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं होती और ना ही कोई ऐसा बैक्टीरिया जिससे हमें जरूरत है। आजकल सिर्फ मेंथोल, यूकेलिप्टोल, थाइमोल और मेरा पसंदीदा अल्कोहल ही इस्तेमाल होता है। और हाँ, यही चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो बस रोमन्स के समय की बात है। लेकिन अपने माउथ वॉश को कभी भी पी मत जाना, वरना मुश्किल हो जाएगी भाई। अजीब मोजे। मोजे ये आपको काम में ना आने वाली चीज लग सकती है, लेकिन असल में वे न केवल आपके पैरों को फफोलों से बचाते हैं, बल्कि आपके पैरों को जरूरत के हिसाब से पैरों को गर्म रखने और नमी पैदा करने के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज साबित हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रिसर्च बताती है कि वे इस्तेमाल करने वाले इंसानी कपड़ों में सबसे पुराने कपड़े हैं। जैसा कि माना जाता है कि वे पाषाण युग के समय से मौजूद हैं, शॉर्ट स्कर्ट और टी शर्ट में भी बहुत पहले। लेकिन उस वक्त के मोजे काफी अलग हुआ करते थे, क्योंकि आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रेचेबल नायलॉन से बने हुए मोजे बाजार में मौजूद है। हालांकि आज के जमाने में पाषाण युग के मोजे नहीं बचे हुए हैं, लेकिन गुफा पर बनी तस्वीरों के कपड़े के टुकड़ों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये प्राचीन लोग शिकार करके जानवरों की चमड़ी उधेड़ कर उसका इस्तेमाल अपने पैरों पर चारों ओर से लपेटने के लिए करते थे, ताकि उनके पैर कांटों से सुरक्षित रहें। 2010 में खोज करने के दौरान ऐसी ऐसी चीजें मिली जिससे ये पता चलता है कि पुराने लोग अपने पैरों में किस तरह के जूते पहनते थे। एक आर्मेनियाई गुफा में खोजा गया 5500 साल पुराना जूता यूएस साइज 7 के आसपास है, और इसे एक सिंगल काउ हाइड के टुकड़े से बनाया गया है, जिसमें चमड़े के तस्मे लगे हुए हैं। इसके आकार को देखते हुए अपने आप में एक जुराब जैसा लगता है, लेकिन अगर हम पुराने इजिप्शियन के युग की ओर चलें तो हम यहाँ जुराब का पहला आविष्कार देख लेंगे, जैसा कि इस जोड़ी में फिर से बनाया गया, जो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम में पाया गया। ऐसा लग रहा है कि मोजे काफी पॉपुलर हुआ करते थे प्राचीन इजिप्ट में, और हर उम्र के लोग इन रंगों में पैटर्न के डिजाइन के साथ पहने जाते थे, जैसा कि आप इस बच्चे के मोजे के जोड़े में भी देख सकते हैं, जिसका डिजाइन उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले फैब्रिक की कपड़े की तरह। आप देख सकते हैं कि उनके बीच में एक अजीब सा हिस्सा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इजिप्शियंस के पैर अभी तक उनके डायनासोर पूर्वजों से विकसित नहीं हुए थे। माफ कीजिए, मजाक कर रहा था। इस मोजे के बीच में हिस्सा होने की वजह दरअसल कुछ और है। इजिप्शियन के लोग सैंडल के साथ मोजे पहनते थे। कोई समय यात्रा करके फैशन पुलिस को बता दो भाई, मुझे माफ करना पुराने इजिप्शियन लोगों, लेकिन जब आराम की इतनी ज्यादा जरूरत हो तो आपको एक बार खुद से पूछना चाहिए क्या ये असल में इसके लायक है या नहीं। और इसी के साथ हम इतिहास के इस आराम देने वाले मोजे से कहानी खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीब और कौन सी सबसे बेकार? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।